हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान। आप देख रहे हैं कलाम क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी का अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक मतलब है कि जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मैकेनिज्म क्रियाविधि थी, पाचन तंत्र की क्रियाविधि थी, वो मैंने बताया था कि ये क्रियाविधि 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। तो अगर मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर सकता था मैं एक वीडियो में, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है, आप पर लेंथ वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में उसकी जो बाकी की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। देखो, उस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था कि जो बायोलॉजी की जो पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है 5 चरणों में कंप्लीट होती है, 5 स्टेज में। तो उसमें से मैंने एक तो पहला बताया था अंतर्ग्रहण, वो तो छोटी सी थी कि भोजन को चबाना और निगलना है। फिर मैंने भोजन का बताया था पाचन, जो बहुत बड़ी थी। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि आमाशय में पाचन पढ़ा था हमने, मुख में पाचन पढ़ा था, छोटी आंत में पाचन पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, लेकिन अब हम जो 2 स्टेज तो पढ़ लिए थे, अब जो तीसरा, चौथा और 5वां स्टेज है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, अगला स्टेज है भोजन को पचाने के बाद में भोजन का अवशोषण होना। अवशोषण क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो आपकी केमिस्ट्री है उसका एक टॉपिक भी है, एक चैप्टर भी है। ठीक है, एक पूरा लेसन है उसमें अवशोषण में, अधिशोषण के बारे में। अवशोषण समझो, एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या किया, चौक को पानी में डुबोया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जो पानी है वो चौक में चला जाता है, या फिर आपने एक रुई का टुकड़ा लिया उसको पानी में डाल दिया, तो क्या होती है, रुई गीली हो जाती है। या फिर जिस प्रकार दिया जलता है, ठीक है, वो ये कुछ अवशोषण के ही प्रकार होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो क्या होता है कि ये अपनी क्या होगी, वेसल्स होती है, मतलब वाहिनी होती है। कौन सी? रक्त वाहिनी। इनके साथ में क्या होती है, जो रक्त वाहिनी है उनके साथ में क्या होती है, छोटी आंत या फिर जो वृदांत्र है या छिद्रांत्र है या आमाशय की भित्तियाँ, वो क्या होती है, इस रक्त वाहिनी के साथ में कनेक्ट जुड़ी रहती है। तो अवशोषण में क्या होता है कि जो हमने भोजन पचाया है, ठीक है, अब आपको पता है कि छोटी आंत में क्या है, भोजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है किसमें, लेकिन रक्त में तो है ही नहीं भोजन। तो ये क्या होता है कि भोजन है, वो जो भोजन के कण होते हैं बहुत सारे जो छोटी आंत में है, वो पचे हुए किस में जाते हैं, रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। किस में जाते हैं? रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। वो आगे पढ़ेंगे हम कैसे जाते हैं, किस विधियों द्वारा जाते हैं। ठीक है, तो अवशोषण में क्या होगा कि जो देखो, मैंने यहाँ बता भी रखा, भोजन का आंतरिक उपकला द्वारा रक्त या लसिका में स्थानांतरण। भोजन का क्या होता है कि अवशोषण में क्या होता है कि भोजन का जो स्थानांतरण होता है किसकी सहायता से, आंत्र, जो आंत है, मतलब जो छोटी आंत या बड़ी आंत है, उनकी उपकला कोशिकाएं होती हैं, उनकी भित्तियों द्वारा होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, रक्त या लसिका, रक्त तो आप जाते हो ब्लड रुधिर में, और कुछ लसिका श्वेत पदार्थ भी अपने, जो एक लसिका तंत्र जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसी लसिका तंत्र भी होता है, लसिका पाया जाता है श्वेत जैसे पदार्थ। ठीक है, एक रक्त की तरह ही कार्य करता है वो भी। उसमें क्या होता है कि स्थानांतरण कराया जाता है किसका, भोजन का। भोजन सीधा नहीं, जटिल सरल रूप छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया गया है। वो मैंने बताया दिया था कि जो प्रोटीन है उसको प्रोटियोज में तोड़ा गया था, फिर जो वसा अम्ल है उनको मोनोग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड इकाई में वसी अम्लों में तोड़ा गया था। तो छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, सरल भागों में, ताकि क्या हो, अवशोषित हो सके। ठीक है, अवशोषण समझ में आ गया होगा। अब देखो कि आमाशय में अवशोषण किसका होता है। आमाशय में जो वसा में घुलनशील पदार्थ एल्कोहल, ठीक है, कि एल्कोहल जो शराब है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो शराब है उसका अवशोषण आमाशय में ही हो जाता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो शराब जो जिसका सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वो जिससे पियेंगे उनको एनर्जी फील होती है, तो बहुत ज़्यादा, क्यों, उनका हाथों अवशोषण होकर एनर्जी मिल जाती है। प्लस एक क्या होता है, वो थोड़ा उनमें मोटापा आ जाता है कई बार। ठीक है, बहुत ज़्यादातर परसेंट ये होता है कि जो ज़्यादा शराब को सेवन करते हैं मोटा क्यों होता है कि आमाशय में बहुत ज़्यादा अवशोषण हो रहा है उनका, और प्लस जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उनको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने के कारण क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण होता जाता है, और जैसे जैसे क्या होता है, चर्बी उनमें मोटापा आने लग जाता है। ठीक है, तो और कुछ औषधियाँ, पूरी ज़्यादातर औषधियाँ नहीं, कुछ औषधियाँ, लिमिट आंशिक औषधियाँ क्या होती है, आमाशय में अवशोषित होती है। फिर देखो वृद्धांतर, वृद्धांतर क्या है, बढ़िया। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली जल व कुछ विटामिन के कि कुछ मेनली तो क्या होता है, जल का होता है, मुख्यतः जल का अवशोषण इसी में होता है बड़ी आंत में,
और कुछ विटामिन हैं और कुछ औषधीय भी होती है साथ में, उनका अवशोषण होता है कहाँ पर, बड़ी आंत में। फिर देखो छोटी आंत, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, प्लस अवशोषण भी कहाँ होता है, इसी में होता है। ठीक है, कि पाचन और अवशोषण अगर आपको पूछ लिया जाए पाचन तंत्र का सबसे मुख्यतः अंग जो पाचन और अवशोषण भाग लेता है वो होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के अग्रणी जो हमने पढ़ा था वृद्धांत जो भाग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पाचन और अवशोषण में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर देखो पाचन के अंतिम उत्पाद, मतलब कि कौन से जो अंतिम उत्पाद है जो अवशोषित होते हैं, मतलब जिनका पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होती है, कार्बोहाइड्रेट या जो स्टार्च है उनका हमने पढ़ा था माल्टोज, उनको हमने तोड़ा था ग्लूकोज, लास्ट में ग्लूकोज उत्पाद बनता है। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, मोनोग्लिसराइड, ये ऐसे उत्पाद है जो आपकी किताब में भी दे रखे हैं। ऐसे बहुत सारे उत्पाद होते हैं। ये उत्पाद क्या होता है कि अवशोषित हो क्यों नहीं होगी, अगर मतलब ये ग्लूकोज नहीं बना अभी तक हमारी छोटी आंत में, ग्लूकोज में भोजन को नहीं तोड़ा गया तो वो भोजन अवशोषित नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये अंतिम उत्पाद होते हैं जो क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। ठीक है, फिर देखो सक्रिय अभिगमन व विसरण द्वारा अवशोषण। अब ज्यादातर अवशोषण है ना किस विधि द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन या विसरण द्वारा। विसरण तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा विसरण, प्राचन। विसरण में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्र है, अगर कोई पदार्थ अधिक है और किधर क्या है थोड़ा एक दूसरी पदार्थ दूसरे जो ठीक है दूसरी ओर क्या है पदार्थ की मात्रा कम है, तो उधर क्या होगा, पदार्थ का परिवहन होना स्टार्ट हो जाता है, पदार्थ का स्थानांतरण होना स्टार्ट हो जाता है, उसे विसरण तो बोलते हैं। जैसे नदी बहती है उसी कारण है कि पानी की मात्रा एक तरफ ज़्यादा हो जाती है तो एक तरफ उधर कम है, तो वो क्या होती है, नदी का बहाव होता है, वो विसरण के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि विसरण में क्या होता है, विसरण के द्वारा क्या होता है, ज़्यादातर जल होता है ना वो क्या अपनी छोटी आंत में उसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो सीधा क्या होता है, रक्त में चला जाता है विसरण की सहायता से। ठीक है, और कुछ सक्रिय अभिगम, सक्रिय अभिगमन का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि शरीर है ना, जो ऊर्जा इनकी कोशिकाएं होती है ना, रक्तवाहिनी इनकी छोटी आंत की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, एटीपी खर्च करती है। ठीक है, जिस प्रकार मान लो आपके घर में पानी की टंकी है, छत पर लगी हुई है, आप उसमें कभी कभार क्या होता है कि पानी की स्पीड इतनी होती है नल से 20 से जब पानी उसमें ऊपर चढ़ाते हैं टंकी, पानी के टैंकर में, तो स्पीड उतनी वो कभी कभार अपने आप चला जाता है। उसका मान लो विसरण, मान लो कि ऊपर पानी कम है, नीचे नल में ज़्यादा तो वो चला जाता है। कई बार अपने को उसमें मोटर की, मतलब जो मोटर पंप आता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों हम बिजली उसमें ऊर्जा देते हैं तो वो पानी क्या होता है हम उसकी सहायता से चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार जिसमें उसमें ऊर्जा दे रहे हैं वैसे इसमें क्या होता है, इसमें भी एक एटीपी खर्च होती है, ऊर्जा थोड़ी मात्रा में खर्च होती है, ताकि क्या हो, ये जो भी भोजन है वो किस में चला जाए, रक्त में चला जाए, जो अवशोषित योग्य जो पदार्थ है वो किस में चला जाए, ब्लड में चला जाए, लसिका में चला जाए। ठीक है, तो फिर देखो अगला है वसा का विसरण द्वारा लसिका में। अब जो वसा होती है ना अपने शरीर में जो हमने खाया वो क्या होती है कि विसरण द्वारा क्या होती है, लसिका में पहुंचती है या उसका अवशोषण होता है। विटामिन व लवण का सक्रिय और निष्क्रिय विधि द्वारा, जो जितने भी विटामिन हैं या जो जितने भी हमने लवण खाए थे भोजन में, भोजन के स्रोतों में, तो उनका क्या होता है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषण होता है। सक्रिय विधि यही होती है कि उसमें एटीपी खर्च करनी पड़े, कुछ विटामिन निष्क्रिय विधि द्वारा चले जिसमें एटीपी खर्च ना हो। ठीक है, कुछ सक्रिय विधि जो इसमें एटीपी खर्च हो, प्लस जल का केवल विसरण द्वारा। जल क्या होता है, सिर्फ विसरण द्वारा ही क्या होता है, अवशोषित होता है, ना कि किसी इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर देखो ये तीसरा स्टेप अवशोषण हो गया। पाचन के बाद में सबसे मोस्ट है अवशोषण, कहाँ कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि अब जो हमने भोजन खाया है ना, उस भोजन का ऊर्जा का निर्माण में जो हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी होती है, हमारे शरीर के लिए सबसे, हम भोजन खाना क्यों खाते हैं, जल पानी क्यों पीते हैं, खाना क्यों खाते हैं, जितने भी हम चाहे फल फ्रूट्स खाएं या फिर हमने पेय पदार्थ पिए तो वो क्यों खाते हैं कि ऊर्जा के लिए, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके, हम काम कर सकें। ठीक है, और वो ऊर्जा क्या होती है, ब्लड की सहायता से। और वो फिर स्वांगीकरण, देखो स्वांगीकरण की वो ऊर्जा बननी है ना, वो क्या होती है, जो ग्लूकोज जो भोजन खाया था वो क्या पचकर अवशोषित हो गया ग्लूकोज जो इनके रूप में, ग्लूकोज ग्लूकोज में। ठीक है, अब वो क्या होता है, उस ग्लूकोज से क्या हो जाता है, हमारे जो शरीर है वो उसको क्या बनाता है, एटीपी का निर्माण करता है। किसका, एटीपी। मान लो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा का ही रूप होता है। ठीक है, और ये निर्माण कौन करता है, हमारी शरीर की कोशिकाएं ही करती है, एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है,
तो ये हो गया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के कुछ नहीं होता, स्वांगीकरण का मतलब है ऊर्जा का निर्माण करना। कौन सा? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना होता है। फिर देखो अगला है बहिक्षेपण। स्वांगीकरण के बाद में क्या होगा कि जैसे ऊर्जा का निर्माण हो गया, मान लो हमने खाना खाया, अब हमारे पैरों में मतलब एक बॉडी में जान से आ जाती है खाना खाने के बाद। क्यों आती है? कि जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करने के बाद एटीपी बनाएगा, और एटीपी बनाने के बाद वो सारे के सारे बॉडी जितनी भी कोशिकाएं उन सब तक वो क्या करता है, पहुंचाता है उसको। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो कि जो ग्लूकोज की बोतल, आपने देखो कई बार बीमार होते हैं तो उसको हॉस्पिटल में चिकित्सालय में क्या होता है कि ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। वो ग्लूकोज क्या, तो वो सीधा डायरेक्ट है ना भोजन का मतलब पूरी प्रोसेस के गुजरने के बाद में ग्लूकोज का निर्माण हुआ। अब उस ग्लूकोज को है ना सीधा डायरेक्ट अपने ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और वो ब्लड की सहायता से कहाँ पहुँच जाता है, कोशिकाओं में। और कोशिका क्या करती है, उस ग्लूकोज का उपयोग करके एटीपी बना लेती है। तो उसमें ना तो उस मतलब भोजन को हमने खाया, ना चबाया, ना उसका पाचन हुआ, ना उसका अवशोषण हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट ग्लूकोज बनाई हुई थी एक बोतल में, उसको हमने क्या किया, ब्लड में ट्रांसफर करा दिया, और ब्लड क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। बस यही है। हम क्या करते हैं, जो भोजन डायरेक्ट खाते हैं जटिल रूप में, तो उसका भी शरीर क्या काम करता है, ग्लूकोज का ही निर्माण करता है। इसका निर्माण सबसे मेन यही होता है। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या, जैसे अंतर्ग्रहण में हमने भोजन को अंदर ग्रहण किया था, उसमें बहिक्षेपण क्या होता है, निकास होता है। मतलब कि भोजन में जो अवशेष जो सॉरी अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो गंदे पदार्थ है, जो अपचित है, मतलब जो पचाने योग्य नहीं है, ठीक है, उनको क्या हो जाता है कि मल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उनका निकास कर दिया जाता है। ठीक है, मलाशय द्वारा उसका क्या होता है, गुदा द्वारा इसका निकास कर दिया। एक बात याद रखना कि जो मल का रंग होता है वो उस बिलिरुबिन, जो पित्त वर्णक होता है, क्या होता है, पित्त वर्णक, इसके कारण होता है। ठीक है, ये याद रखना, बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, मल का जो रंग है उत्तरदायी होता है, रंग के उत्तरदायी के लिए होता है बिलिरुबिन। ये बहिक्षेपण हो गया। ये अपना जो पाचन तंत्र है उसकी क्रियाविधि, उसके जो संरचना है वो सारा खत्म हो गया। पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है। अब देखो एक कुछ रोग होते हैं पाचन के, मतलब जो भोजन में किसी पदार्थ की कमी है, ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन की कमी है, तो उनके कारण बहुत आपकी किताब में रोग दे रखे हैं, आप देख लेना। मैं कुछ एक दो जो मोस्ट रोग है उनके बारे में बता देता हूँ आपको। देखो कि जो ये दो रोग है जो बहुत मोस्ट है, 10th क्लास में भी है साइंस के अंदर, और 12th में भी है। देखो सबसे पहला रोग है ऊपर है क्वासी-ओरकोर रोग। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, मेन याद रखना, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासी-ओरकोर रोग होता है। 1 नंबर का पूछ सकता है। और देखो इसके लक्षण क्या है, ये क्या होता है, 1 से 3 साल का कोई बच्चा है, उसमें क्या होता है कि 1 ग्राम प्रोटीन, क्या 1 ग्राम प्रोटीन से भी कम, मतलब है कि 1 ग्राम पर केजी, मतलब मान लो एक बच्चा है 1 से 3 साल का है, उसका वजन 10 किलो है, सपोज गुरु मानने के लिए 10 किलो है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर को क्या होता है, कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो चाहिए। मतलब वो 10 किलो का है तो 10 किलो उसको 10 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। आपका वजन मान लो 50 किलो है तो आपको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो बच्चा है 10 किलो का, तो उसको 1 ग्राम से कम प्रोटीन मिल रही है पर डे। ठीक है, कि वो बहुत कम प्रोटीन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो उस कारण क्या हो सकता है, उसमें ये क्वासी-ओरकोर रोग हो सकता है कि उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो कि इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण यही होते हैं कि जो त्वचा है वो सूखी पड़ जाती है, मतलब उसमें दरारें आ जाती है त्वचा में, या फिर बाल है सबसे ज़्यादा होते हैं, बाल क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, इससे बाल के सफ़ेद या फिर लाल हो जाते हैं, या फिर झड़ने लग जाते हैं कम 1-3 साल की उम्र के अंदर ये। ठीक है, और प्लस क्या होता है, शरीर में सूजन या क्या होती है कि पेट आगे निकल जाता है, शरीर फूलने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है। ये क्वासी-ओरकोर के लक्षण हैं। ऐसे दूसरा रोग है मेरिस्मस, इसके भी सेम ही लक्षण क्वासी-ओरकोर की तरह ही होता है, और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तीनों की कमी के कारण होता है।
जो भोजन में तीनों की कमी है, कार्बोहाइड्रेट भी कम मिल रही है, वसा भी कम मिल रही है, ये क्या होता है जो गरीब बच्चे हैं आपने देखोगे सड़कों पर वगैरह, उनमें देखने को मिलते हैं इसके लक्षण, ठीक है। लेकिन इस रोग में फ़र्क है, एक तो ये कि ये तो होता है ओनली फॉर प्रोटीन की कमी से, ये होता है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तीनों की कमी से। प्लस इसमें क्या होता है बाल है ना वो प्रभावित नहीं होते, इसमें बाल झड़ने लग जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं या पतले हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है बाल प्रभावित नहीं होते और सूजन नहीं आती शरीर पर। बाकी और बहुत सारे लक्षण इनके देखने मिल जाते हैं सेम लक्षण में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पाचन तंत्र के सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे, और अगर अभी तक नहीं आए समझ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख रखी है, आप पर्सनली मतलब आप अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप वो मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप उससे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई डाउट है, नॉर्मल डाउट आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप चैनल को क्या हो देखते तो रहो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।